Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 15 of PPB, Principle and Practices of Banking, which is based on ancillary services. तो दोस्तों इस टॉपिक में, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग, चैप्टर में हम लोग डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, NEFT, RTGS, EBT स्कीम यानी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स और फिर कस्टडियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, इन सभी को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस दोस्तों लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ JIB के नए एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको अपने JIB 2023 के पेड कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली हम लोग चारों कंपलसरी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आपको यदि MCQs चाहिए, मैकमिलन की बुक के एक एक लाइन से MCQ मैंने बनाया है। पर चैप्टर आपको 100+ MCQs मिलेंगे। तो इफ़ यू रिक्वायर एनी ऑफ द स्टडी मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ MCQs, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, PDF and concise notes, you may opt for our paid course material which costs ₹500+ for videos and PDF and ₹200 for PDF and ₹10% discount if all the subjects are purchased together. To purchase you need to WhatsApp me on the number shown on the screen. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है एंसिलरी सर्विस, इसमें सबसे पहले रेमिटेंस को आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, किसी बैंक के एक ब्रांच से दूसरे बैंक में जो फंड ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, उसे हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस करने का बहुत ही तरीका है। जैसे आप DD के माध्यम से कर सकते हैं, MT मेल ट्रांसफ़र हो सकता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हो सकता है, NEFT, RTGS, ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमिटेंस के फैसिलिटीज़ हैं। अब दोस्तों ये जो CBS है, कोर बैंकिंग सर्विसेज है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, फिनटेक सर्विसेज का आना, इमरजेंस होना और ईज़ ऑफ डूइंग डिजिटल पेमेंट, ठीक है, ये सभी पॉसिबल हुआ है किसके माध्यम से? MT और TT के माध्यम से। तो देखिए MT TT जो है अब एक्सटिंक्ट हो गया है। मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र अब लगभग एक्सटिंक्ट हो गया है। अब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों या तो DD, NEFT, RTGS, ये मैक्सिमम ट्रांसफ़र होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग DD और बैंकर्स चेक के बारे में बात करते हैं। देखिए DD और बैंकर्स चेक क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ऑर्डर होता है एक ब्रांच, किसी बैंक के एक ब्रांच से वो इंस्ट्रक्ट करती है बैंक के दूसरे ब्रांच को, ठीक है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है आप इस पर्सन को पे कर देना। तो बैंक ड्राफ्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ही जैसा है, बैंक ड्राफ्ट चेक के बराबर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप NI एक्ट, क्योंकि NI एक्ट आपको पता है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक के लिए एप्लीकेबल है, तो डिमांड ड्राफ्ट बियरर को पे नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये यदि आप यदि बियरर को डिमांड ड्राफ्ट पे करेंगे तो RBI एक्ट का वायलेशन है ये। तो ये बैंकर्स चेक क्या होता है दोस्तों? बैंकर्स चेक ऐसा चेक होता है जो कि बैंक इशू करती है लोकल पेमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए बैंकर्स चेक का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको समझाऊँ। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तब यूज होगा। जो आपका बैलेंस अमाउंट है, किसी मान लीजिए कोई आदमी डेथ हो गया, किसी का डेथ हो गया, तो वहाँ पे आप बैंकर्स चेक का यूज़ कर सकते हैं, उसके क्लेमेंट को पैसा देने, उसे लीगल हायर को पैसा देने के लिए। आप बिल्स पेमेंट बिल का पेमेंट कर सकते हैं बैंकर्स चेक के माध्यम से। आप डेफर्ड पेमेंट गारंटी DPG का पेमेंट कर सकते हैं। आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, इन सभी के माध्यम से। किसके माध्यम से? बैंकर्स चेक के माध्यम से। अब दोस्तों ये जो BC बैंकर्स चेक और DD का जो इशू होता है कैश में, तो उसमें क्या है कि इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोविज़न है, और कहा गया है कि 50,000 से ऊपर का जो DD बनता है दोस्तों, वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए, कैश के माध्यम से नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से दीजिए दोस्तों। मैं आपको हर एक चैप्टर का एक 50-100 से ज़्यादा MCQs करवाऊंगा। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यदि आप उस MCQs को एक दो बार रिपीट करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, तो आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, आपका क्विकली रिवीजन हो पाएगा और अगले 2 महीने में आप अच्छे तरीके से JIB को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों DD और BC जो है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो DD है, जो बैंकर्स चेक है, वो अकाउंट पे क्रॉसिंग से इशू होना चाहिए यदि अमाउंट 20,000 से ऊपर है। यानी दोस्तों DD का अमाउंट यदि 20,000 से ऊपर है तो आप अकाउंट पे का क्रॉसिंग डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2018 से इफेक्टिव हुआ कि परचेज़र का नाम जो है DD, PO, BC सबके फेस पे लिखा होना चाहिए। और DD वैलिडिटी होता है 3 महीना के लिए। आपको पता होगा कि DD का जो वैलिडिटी होता है दोस्तों, वो 3 मंथ के लिए होता है ब्रांच के द्वारा, और DD को रिवैलिडेट कर सकते हैं एक ही बार, 1 साल में, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा DD या BC का परचेजर होता है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि वो उसके पेमेंट को काउंटरमैंड करे। एक बार पेई को डिलीवरी हो गया, उसके बाद काउंटरमैंड नहीं कर सकता। बैंक जो है कॉशन एक्सरसाइज करती है। यदि परचेजर बोलता है कि नहीं मेरा DD या BC खो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे बैंक कॉशन एक्सरसाइज करती है। रिफंड कैंसिलेशन DD BC का तभी होता है यदि ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट को टेंडर किया जाए बिना CA साइन का।
अब दोस्तों रिफंड होता है, ठीक है, लेकिन रिफंड होने के लिए सर्टेन कंडीशन है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों इशू ऑफ डुप्लीकेट डीडी और बीसी। तो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक जो है लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के केस में इशू किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखा जाता है कि पेमेंट पहले ना कर दिया हो, राइट, और इंडेमनिटी लेना पड़ता है। आरबीआई ने एडवाइस किया है कि डुप्लीकेट आपको विद इन फोर्टनाइट इशू करना है, यानी 14 डेज़ के अंदर इशू करना है, और यदि इसके बाद डिले हुआ, ठीक है, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस रेट पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है उसी रेट पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कस्टमर को कॉम्पेंसेट किया जा सके डिले के, क्योंकि बैंक ने डिले किया है तो बैंक को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। चलिए उसके बाद दोस्तों यदि एमटी की बात करें, एमटी होता है हमारा मेल ट्रांसफ़र। मेल ट्रांसफ़र भी एक तरह का रेमिटेंस है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो कस्टमर को अमाउंट रेमिट किया जाता है, किसी या नॉन कस्टमर को रेमिट किया जाता है, वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में उसके अकाउंट, बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है। पहले ये पोस्ट के माध्यम से दिया जाता था। कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट के लिए दोस्तों कम से कम 7 दिन का समय लगता था। तो मेल ट्रांसफ़र का कोई रिलेवेंस रहा नहीं, इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। टीटी भी दोस्तों एक तरह का रेमिटेंस हुआ करता था, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से होता था, टेलेक्स के माध्यम से होता था दोस्तों, और इसमें 2 दिन का समय लगता था। तो ये भी आप जो है आउटडेटेड हो गया है, सो नो नीड टू स्टडी दिस ऑल्सो। नेफ्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नेफ्ट जो है आरबीआई का रेमिटेंस सिस्टम है, 2005 से ये ऑपरेशन है। ये नेशनल वाइड इंटर बैंक सिक्योर और ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बेनिफिशियरी का जो खाता है वो कुछ ही घंटे में, चंद घंटों में क्रेडिट हो जाता है। इसके ये ऑपरेट होता है दोस्तों डीएनएस बेसिस पे। डीएनएस होता है हमारा डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, और जहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है बैचेज में सेटल होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है जो कि नेक्स्ट सेटलमेंट बैच में इंक्लूडेड होते हैं, नेफ्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। जो भी ब्रांच नेफ्ट के लिए पार्टिसिपेट करेगी उसके पास दोस्तों एक यूनिक आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब दोस्तों नेफ्ट के बारे में कुछ और पॉइंट याद रखिए। नेफ्ट से आपका वन वे फंड ट्रांसफर होता है इंडिया से नेपाल में, इसे कहते हैं हम लोग इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। बेनिफिट्स बताएं, सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स आपको मैं नेफ्ट का बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग आसान है, ट्रांसफर ऑफ फंड सिक्योर है, कोई वेटिंग टाइम नहीं लगता, और कोरियर कॉस्ट भी जो है एडिशनल नहीं लगता आपको। आरटीजीएस की यदि हम बात करें तो आरटीजीएस आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, रियल टाइम बेसिस पे होता है, और ग्रॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। आरटीजीएस राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है दोस्तों, और आप फंड को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस के माध्यम से। और रिसीविंग बैंक को इंश्योर करना है कि जो बेनिफिशियरी का खाता है वो 30 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाए। उसके बाद आरटीजीएस का जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख का है, अपर सीलिंग कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड्यूर क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो भी अकाउंट नंबर इसको डेबिट करना है, बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी देखिए क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना होता है। आरटीजीएस के लिए आपको किन किन जानकारी, क्या क्या जानकारियाँ देनी होती है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना होता है दोस्तों आरटीजीएस के लिए कि बेनिफिशियरी बैंक का नाम क्या है, बेनिफिशियरी ब्रांच का नाम क्या है, उसके आईएफएससी कोड के साथ जो लाभार्थी है उसका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, ये सभी देना होता है। और आरटीजीएस जो है सोलली बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर में होता है दोस्तों। बेनिफिट यदि हम बात करें तो ये भी सेफ़ और सिक्योर सिस्टम है, और ये 24/7/365 बेसिस पे अवेलेबल है। रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र होता है। यदि हम बात करें ईबीटी स्कीम की, ईबीटी यानी कि दोस्तों ईबीटी स्कीम दोस्तों जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लाए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी पेंशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, ये बहुत सारे इन स्कीम सेवरल वेलफेयर स्कीम लाए हैं दोस्तों पुअर के बेनिफिट के लिए। तो किसी भी वेलफेयर का स्कीम का जो सक्सेस होता है दोस्तों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमली डिसबर्स होना चाहिए बिना किसी लीकेज का। टाइमली डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ईबीटी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोडक्ट है जिसके थ्रू पेमेंट जो है बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो ईबीटी के एक तरीका है जिसके द्वारा पेमेंट किसी भी लाभार्थी के खाते में पहुंच जाता है। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईबीटी जो है दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक इस कंसेप्ट पे फंक्शन करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक मॉडल, जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक मॉडल को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहते हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन एम था दोस्तों, इस प्रोग्राम का मेन एम था कि सब्सिडीज़ का ट्रांसफ़र हो जाए, कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाए लोगों के खाते में, आधार सीडेड बैंक अकाउंट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इम्प्लीमेंट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसका मैं मॉडल बताता हूँ दोस्तों। तो ईबीटी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट बच गया, उनका टाइम बच गया। जो हाई वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू पेमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का कॉस्ट बच गया, टाइम बच गया। और दोस्तों ईबीटी वन डिस्ट्रिक्ट मेनी बैंक वन लीडर बैंक मॉडल पे काम करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो वन लीडर बैंक
के साथ डील करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। खासकर वो डेजिग्नेट किए जाते हैं आरबीआई के रीजनल ऑफिस के कंसल्टेशन में, एक एसएलबीसी के कंसल्टेशन में डिस्ट्रिक्ट के लिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट केवल उसी लीडर बैंक से डील करेगा जो कि आरबीआई के कंसल्टेशन में डेवलप किए गए हैं। जो लीडर बैंक है वो अरेंजमेंट बनाता है दूसरे बैंकों के साथ डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। ध्यान दीजिएगा, जो लीडर बैंक है वो क्या करता है दोस्तों, वो दूसरे बैंकों के साथ अरेंजमेंट बनाता है डिस्ट्रिक्ट में। और फिर जो नोडल डिपार्टमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है कि लीडर बैंक के साथ तुम डील करो सारे स्कीम के से रिगार्डिंग। जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं उनका लिस्ट बनाया जाता है सभी स्कीम में, वो नोडल डिपार्टमेंट लीडर बैंक को प्रोवाइड करती है आगे के ट्रांसमिशन के लिए। जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होती है वो अपने बेनिफिशियरी को इनरोल कर सकती है, अपने उनके बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, उसे स्मार्ट कार्ड दे सकती है अपने बीसीएस के माध्यम से। हर एक महीना लीडर बैंक को फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से उनके सेविंग अकाउंट में, जो कि नोडल डिपार्टमेंट ने ओपन किया है। और फिर क्या करते हैं ये लोग, ये फंड ट्रांसफ़र करते हैं हर एक बेनिफिशियरी के अकाउंट में कमीशन के बेसिस पर। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक होती हैं दोस्तों वो क्या करती है, फंड क्रेडिट कर देती है रेस्पेक्टिव बेनिफिशियरी उसी दिन। तो ईवीटी अकाउंट दोस्तों आपको बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद ओवरड्राफ्ट, रेमिटेंस एंड एंटरप्रेन्योरल क्रेडिट प्रोडक्ट। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम विच आर हेल्पफुल विच आर प्रोवाइड बाय ईवीटी। तो ईवीटी के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। स्टेट गवर्नमेंट केवल एक बैंक से डील करती है, इसके लीडर बैंक कहते हैं। लीडर बैंक दूसरे बैंकों के साथ अरेंजमेंट बनाती है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। नोडल डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट किया जाता है कि वो फंड ट्रांसफर करेगा अपने अकाउंट में। स्टेट गवर्नमेंट नोडल डिपार्टमेंट का जो अकाउंट है जो कि लीडिंग बैंक में जो कि लीडिंग बैंक में बना हुआ है उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करती है, और लीडिंग बैंक का अरेंजमेंट होता है बहुत सारे बैंकों के साथ। तो ये प्रोसेस है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है हमारे ईवीटी स्कीम के मॉडल का। तो बहुत सारा मेजर्स लिया गया है ईवीटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। वेरियस मेजर हैव बीन टेकन टू इम्प्लीमेंट द ईवीसी स्कीम। तो आइए ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से स्कीम लिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट ओपन किया गया है सारे बेनिफिशियरी का, और आधार नंबर उसमें सीड किया गया है। एक डीबीटी इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जितने भी एसएलबीसीज होते हैं उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाता है डिस्ट्रिक्ट और विलेज वाइज नेम एंड अदर डिटेल ऑफ बीसीज, यानी बीसी का नाम क्या है, बीसी का क्या डिटेल है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एसएलबीसी के वेबसाइट पे, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। और एक कॉम्प्लाइंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को सेटअप किया गया है हर एक बैंक में, और ये कॉम्प्लाइंट रिड्रेसल ऑफिसर को नॉमिनेट करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो भी आधार सीडिंग से रिलेटेड ग्रीवियंस है उसको एड्रेस कर सकें। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों वो ऑलरेडी आधार पेमेंट ब्रिज को ज्वाइन कर चुके हैं एनपीसीआई का, और बैंक एक्शन लेते हैं ताकि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके और बीसीज को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को प्रोवाइड कर सके। और बैंक ने स्टेप्स लिया है कि ऑन साइट एटीएम होगा उनके पास हर एक ब्रांचेज में, और सभी बेनिफिशियरी के पास डेबिट कार्ड होगा ताकि वो पैसा आसानी से अपने कन्वीनियंस से निकाल सकें। तो ये है हमारा डीबीटी स्कीम। और उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो लॉकर के बारे में आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि सेफ डिपॉजिट लॉकर कैसे ऑपरेट होता है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेफ डिपॉजिट लॉकर। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है बैंकर और इसके कस्टमर के बीच में, प्लीज टेल। आपका सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में आपके बैंकर और बैंक और हायरर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों सेफ डिपॉजिट लॉकर एक फैसिलिटी है जो कि कस्टमर को दिया गया है ताकि वो अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को, वैल्यूएबल चीज़ को या डॉक्यूमेंट्स को आसानी से रख सकें। और दोस्तों जो रिलेशनशिप होता है बैंक और हायर्ड का वो होता है लेसर और लेसी, है ना। मैंने बताया था अर किस में लगता है और ई किस में लगता है, मैंने बताया था दोस्तों, बेसिक सा नियम है पीपीपी के शुरू में बताया था। या बेलर हो सकता है या बेली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या रख रहा है, अपना कुछ सामान रख रहा है या डॉक्यूमेंट्स रख रहा है। चलिए दोस्तों, लॉकर जो होते हैं उनका डुअल कंट्रोल होता है। डुअल कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि दो चाबी होती हैं दोस्तों जिससे वो खुलता है। एक होता है हायरर के पास और एक होता है मास्टर की, जो कि सभी लॉकर पे, जितने भी ब्रांच के जितने भी लॉकर है सभी पे वो मास्टर की लगता है। और वो किसके पास होता है, जो भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर इंचार्ज है उस लॉकर का, उसके पास होता है। तो लॉकर को खोलने के लिए जो कस्टडियन की होता है उसको पहले डाला जाता है और फिर कस्टमर की की को डाला जाता है। और लॉकर को हायरर की से भी खोला जा सकता है, अकेले हायरर की से भी खोला जा सकता है। लॉकर को रेंट किया जाता है दोस्तों इंडिविजुअल को, ठीक है, सिंगल नेम में या जॉइंट नेम में, लेकिन माइनर को लॉकर नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, लॉकर माइनर को नहीं मिलता है। और ये फर्म को रेंट किया जा सकता है, लिमिटेड कंपनीज़ को, एसोसिएशन को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, इन सभी को रेंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल लॉकर को यूज़ करती है अपने ऑर्नामेंट के सेफ कीपिंग के लिए, सिल्वरवेयर, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे टाइटल डीड, इन सभी को सेफ कीपिंग के लिए इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। इंटिटीज़ यूज़ करती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। डायमंड ट्रेडर लॉकर को यूज़ करते हैं अपने ट्रेड स्टॉक को रखने के लिए। और लॉकर को जॉइंट कंट्रोल पर भी यूज़ किया जाता है 2 या से ज़्यादा प्लेस में।
तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके बाद के लेक्चर को मैं पेड मेंबर को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप यदि इस तरह के लेक्चर चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। एक बार क्विकली रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पॉइंट को हमने अभी तक कवर किया है। मैंने आपको रेमिटेंस के बारे में बताया, डीडी क्या होता है, बैंकर चेक क्या होता है। इसमें याद रखिएगा कि डीडी को आप बियरर को पे नहीं कर सकते, उसके बाद बैंकर चेक जो है लोकल पेमेंट के लिए इशू किया जाता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर। जैसे इसमें मैं आपको बताया कि डिसीज अकाउंट का पेमेंट जो बैलेंस अमाउंट है वो पेमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका बिल जो रियलाइज जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं, डीपीजी का पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कर सकते हैं। 20,000 से ऊपर का जो डीडीबीसी का पेमेंट होगा वो कैश में नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू क्रेडिट होगा। और जो आपका जो भी अकाउंट पे क्रॉसिंग होगा उसमें दोस्तों डीडी यदि बीसी आप इशू करें 20,000 से ऊपर का। और दोस्तों डीडी को रिवैलिडेट एक ही बार कर सकते हैं। डीडी का टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, उसके बाद वैलिडिटी 3 महीने का होता है। इशू करने का दोस्तों यदि लॉस हो गया है तो इशू कर सकते हैं आप, लेकिन इंडेमनिटी आपको लेना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट पे यदि मान लीजिए उसका निवारण आपको विदिन अ फोर्टनाइट करना पड़ेगा। और यदि डुप्लीकेट आपने 14 दिन में नहीं इशू किया तो जो भी आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको कस्टमर को। एमटी के बारे में बताया चला, टीटी के बारे में बताया दोस्तों, एनईएफटी के बारे में बताया। एनईएफटी ऑपरेट होता है डीएनए सिस्टम पे, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होते हैं बैचेज में। एनईएफटी दोस्तों ये साइन के हर एक बैंक का अपना यूनिक आईएफएससी कोड होता है। आरटीजीएस के बारे में बताया कि ये कंटिन्यूस या रियल टाइम बेसिस पे होता है और सेटल किया जाता है ग्रॉस या इंडिविजुअल बेसिस पे। मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस का 2 लाख है। आईएफएससी कोड इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, अकाउंट नंबर टू बी डेबिटेड। आरटीजीएस का बेनिफिट बताया 24/7/365 बेसिस पे ऑपरेट होता है। ईबीटी स्कीम के बारे में मैंने बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे डीबीटी कहा जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका पेमेंट ड्यू है बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली चला जाए। वन डिस्ट्रिक्ट मेनी बैंक वन लीडर बैंक मॉडल। तो एसएलबीसी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वन लीडर बैंक से डील करती है। लीडर बैंक अरेंजमेंट बनाता है दूसरे बैंक के साथ उस डिस्ट्रिक्ट में। नोडल डिपार्टमेंट को डेजिग्नेट किया जाता है। बेनिफिशियरी का लिस्ट बनाया जाता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक सारे बेनिफिशियरी को इनरोल करती है, उनके बैंक अकाउंट खुलवाती है। हर एक महीना में जो लीडर बैंक को फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, पार्टिसिपेटिंग बैंक वो उसे क्रेडिट कर देती है, किसे, पार्टिसिपेटिंग बैंक को। पार्टिसिपेटिंग बैंक क्रेडिट करता है फंड को बेनिफिशियरी को। तो इस प्रकार से ये काम चलता है। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में बताया कि यहाँ जो रिलेशनशिप होता है बैंक और हायरर के बीच में वो लेसर लेसी का होता है या बेलर बेली का होता है। लॉकर का डोल कंट्रोल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद।